तो देखो बच्चों, अपना जो चैप्टर चल रहा है और ये चैप्टर है कार्बोनिल यौगिक। आज हम इस चैप्टर में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। कार्बोनिल यौगिकों की अमोनिया व्युत्पन्नों से क्रिया। ओके, तो देखो बच्चों, ये जो रिएक्शंस हैं, ये जो अभिक्रियाएं हैं, इसमें आप देखोगे कि पहले योग होगा, नाभिक स्नेही योग, और फिर विलोपन होगा। तो विलोपन में जल का अणु निष्कासित होगा जो कि कार्बोनिल समूह के ऑक्सीजन और अमोनिया के हाइड्रोजन के मिलने से बनेगा। तो इस तरह से इस अभिक्रिया में दो अणु जुड़ रहे हैं, कार्बोनिल यौगिक और क्या, अमोनिया व्युत्पन्न, और जल का अणु निकल रहा है। इसलिए हम इन्हें क्या बोल सकते हैं, संघनन अभिक्रिया। क्या बोल सकते हैं बच्चों, संघनन अभिक्रिया। संघनन अभिक्रिया वो कहलाती हैं जिनमें कम से कम दो क्रियाकारक जब रिएक्शन करते हैं और आपस में जुड़ते हैं तो उनमें बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में, उपजात के रूप में H2O, अमोनिया, अल्कोहल, HCl, इस तरह के अगर अणु निकल रहे हैं तो वो एक संघनन अभिक्रिया है। यहां पर जो अमोनिया व्युत्पन्न है, एक्चुअली अमोनिया के हाइड्रोजन को विभिन्न ग्रुप से सब्स्टिट्यूट किया गया है, तो ये जो बनता है NH2N, ठीक है, या H2NG, यही एक अमोनिया व्युत्पन्न है। अभी हम देखेंगे कि G की जगह क्या क्या हो सकता है ना। तो ये जो ग्रुप है बच्चों अमोनिया व्युत्पन्न, ये एक नाभिक स्नेही समूह है, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो लोन पेयर डोनेट किया जाता है, समझ गए ना। तो यहां पर जो नाभिक स्नेही केंद्र है वो है NH2। तो ये जो समूह है NH2, ये एक दुर्बल नाभिक स्नेही होता है। मतलब है कि जैसे अभी आपने इससे पहले देखा HCN, सोडियम बाइसल्फाइड, अल्कोहल, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन यहां पर जो अमोनिया व्युत्पन्न है ये एक दुर्बल नाभिक स्नेही है। तो ऐसे में अगर अभिक्रिया को थोड़ा रेट बढ़ाना है तो इसके लिए एक pH मीडियम की जरूरत होगी, मतलब एक अम्लीय माध्यम, और वो होता है pH 3.5 से लेके 4 के बीच का, ना तो बहुत ज्यादा प्रबल अम्ली ना ही क्षारीय। मतलब एक दुर्बल, एक वीक एसिडिक मीडियम की आवश्यकता होती है, क्योंकि CO समूह की इलेक्ट्रॉन स्नेहिता बढ़ा देता है। कि जैसे ही आप अम्लीय माध्यम रखोगे तो उसका जो H+ है वो CO के ऑक्सीजन में चिपक जाएगा और इस तरह से पाई बॉन्ड को आसानी से ब्रेक कर देता है, जिससे CO समूह की इलेक्ट्रॉन स्नेहिता, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है। और इस तरह से फिर आसानी से जो अमोनिया का नाइट्रोजन है वो किस पर अटैक कर देता है, कार्बन में। किंतु उच्च सांद्रता में H+ आयन NH2G से जुड़ जाता है, मतलब NH2 ग्रुप से ही जुड़ जाएगा और इसके नाभिक स्नेहिता समाप्त कर देता है। इसीलिए बहुत प्रबल अम्लीय माध्यम नहीं रखा जाता, मतलब है बहुत ही वीक एसिडिक मीडियम, ताकि कम मात्रा में H+ हो और वो केवल CO समूह को ही आयोनाइज करे, वो नाइट्रोजन के लोन पेयर से अटैक ना करे। इसीलिए यहां पर एक अम्लीय माध्यम pH 3.5 से लेके 4 के बीच का होता है। तो एक तो यही ऑब्जेक्ट होता है। और इस तरह से एक रासायनिक क्रिया हम समझें कि ये है CO समूह, कार्बोनिल समूह, और ये है अमोनिया व्युत्पन्न, और इस तरह से इस दुर्बल माध्यम में एक H2O निकल गया, संघनन हो गया और ये प्रोडक्ट बन गया। इसमें मैंने लिखा है कि इस अभिक्रिया में योग एवं विलोपन दोनों होता है। देखो कैसे, ये जो H+ आया ये कहां से आया, अम्लीय माध्यम से, जो कि आपने एक अम्लीय माध्यम लिया है ना, वहां से आया ये, और इस तरह से यहां जुड़ गया। और जैसे जुड़ा तो ये बॉन्ड आसानी से क्या होगा बच्चों, ब्रेक हो जाएगा। तो यहां पर ये बॉन्ड तो यहां शिफ्ट हो जाएगा, और जो ये अमोनिया व्युत्पन्न नाभिक स्नेही समूह है ये, ठीक है, ये तुरंत कार्बन पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। अगर ये हम अम्ल नहीं डालते तो इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन स्नेहिता उतनी ज्यादा नहीं होती कि डायरेक्ट जो है H2NG ग्रुप अटैक करे। इसलिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता है। इसका काम है CO समूह को जल्दी आयोनाइज करके कार्बन में पॉजिटिव चार्ज ला देना, ताकि ये अमोनिया व्युत्पन्न जो ग्रुप है नाभिक स्नेही वो अटैक कर जाए। इस तरह से आपने देखा ये लोन पेयर देके यहाँ जुड़ गया। बाद में इसमें से एक H+ निकल जाएगा और वो H कहां जाके जुड़ जाएगा, इधर। तो OH से अच्छा जो लीविंग ग्रुप है, विलोपनकारी समूह जो है वो है H2O।
इसलिए जैसे ही H वहां गया और ये आसानी से H2 निकल गया तो यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। बाद में अब ये क्या होगा कि जो एक H जुड़ा हुआ है, मैं इसको ऐसे समझा दूं, यहां जो H जुड़ा है, अब यहां पर ये देख रहे हैं तो ये H यहां पर आ जाएगा, मतलब बॉन्ड सॉरी H का NH बॉन्ड, और H निकल के बाहर हो जाएगा और इस तरह से फिर हमारे पास ये उत्पाद बन जाएगा, मतलब ये बन गया हमारा क्या प्रोडक्ट। तो देखो यहां तक अगर आप देखें तो ये क्या है योग, और यहां देखो आप तो ये क्या दिख रहा है आपको विलोपन। तो इस तरह से ये अभिक्रिया योग और विलोपन का संयोजित या संयुक्त रूप है और ये एक संघनन अभिक्रिया है। तो दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो माध्यम क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए मैंने आपको बता दिया, और यहां पर नाभिक स्नेही समूह कौन है और किस तरह से अटैक कर रहा है। अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस अमोनिया डेरिवेटिव्स की, जैसे NH2OH से क्रिया। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर जो G ग्रुप है वो क्या लगा दिया है OH, हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो ये यहां से H2 रिमूव कर देगा और ये जो बनता है इसे हम बोलते हैं क्या बच्चों, ऑक्सिम। हालांकि मैंने यहां लिखा है, तो एल्डिहाइड लिया जाए तो एल्डोक्सिम होगा, कीटोन लिया जाए तो कीटोक्सिम होगा। एल्डिहाइड में एल्डोक्सिम जो होते हैं, अगर R और H एल्डिहाइड में, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर कोई भी एल्डिहाइड लिया जाए तो एल्डोक्सिम बनेगा, जिसमें ज्यामितीय समव्यवता होगी और जिसमें एक सिन रूप और एक क्या बनता है एंटी। H और OH एक तरफ है तो सिन मतलब सिस जैसा, और अपोजिट है तो एंटी। कीटोन में भी अगर बनेगा, लेकिन R जो है दोनों R अलग अलग होने चाहिए बच्चों, तभी ये क्या होगा कि मान लो यहां पर ठीक है इथाइल ग्रुप रख दें C2H5, यहां पर हम मिथाइल रख दें, तो अगर इथाइल और OH एक डायरेक्शन में है तो सिन रूप, और अपोजिट कर दें अल्फाबेटिकली पहले आने वाला एल्काइल ग्रुप और OH अगर एक तरफ है तो सिन और अपोजिट है तो एंटी। तो इस तरह से हाइड्रोक्सिल अमाइन के बेस पर जो है हाइड्रोक्सिल अमाइन से क्रिया होगी तो क्या बन जाते हैं ऑक्सिम। दो होंगे एल्डोक्सिम और कीटोक्सिम। अब एल्डोक्सिम ही बनेंगे तो उनमें भी सिन और एंटी होगा, कीटोक्सिम में भी सिन और एंटी हो सकते हैं जब दोनों R अलग अलग। एक सेम R कर दोगे तो फिर हमें उसमें ज्यामितीय समव्यवता नहीं मिलेगी, न ही एल्डोक्सिम में एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड में मिलेगी। बाकी सभी एल्डिहाइड में सिन और एंटी रूप बनेंगे, ठीक है। दूसरी रिएक्शन है रिएक्शन विद हाइड्रोजाइन। तो हाइड्रोजाइन ये है NH2, यहां से H2O निकल गया तो ये बना हाइड्राजोन। इस तरह से इनमें भी ज्यामितीय समव्यवता हो सकती है कि NH2 और H एक तरफ कर दें सिन हो जाएगा और अपोजिट कर दें एंटी हो जाएगा, तो इनमें भी ज्यामितीय समव्यवता मिलेगी और क्या बने हैं हाइड्राजोन। रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइड, तो ये है सेमी कार्बाजाइड, हाइड्रोजन से एक H हटा के CONH2 जोड़ दिया गया है, तो इस तरह से ये जो बना ये है सेमी कार्बाजोन, ठीक है। ये जो बना है कंपाउंड इसे हम क्या बोलेंगे सेमी कार्बाजोन, इस तरह से समझ गए ना, ये है। फिर नेक्स्ट आती है रिएक्शन विद 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजाइन। तो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजाइन को ब्रैडी रिएजेंट भी बोलते हैं, ब्रैडियस रिएजेंट, क्योंकि ये जो रिएजेंट है ना ये एल्डिहाइड मतलब कार्बोनिल समूह की उपस्थिति को आइडेंटिफाई करने में यूज किया जाता है। कैसे कि ये है बिल्कुल वही फेनिल हाइड्रोजीन जैसा, बस उसमें एक ऐसा हटा के हम ये 2,4-डाइनाइट्रोबेंजीन जोड़ रखा है। तो यहां पर ये जो कंपाउंड बनता है, ठीक है, 2,4-डाई-DNP हाइड्रोजोन, ये जो है ये क्या बन गया एक हाइड्रोजोन। तो हाइड्रोजोन जो है इसका कलर होता है येलो या ऑरेंज। तो अगर हमने किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिया और उसमें ब्रैडी रिएजेंट डाला और वो येलो या ऑरेंज प्रेसिपिटेट दे रहा है, तो इसका मतलब है कि उस कंपाउंड में कार्बोनिल समूह मतलब एल्डिहाइड या कीटोन का कार्बोनिल समूह उपस्थित है, ठीक है। अब आता है कि रेड पीपीटी अगर आ जाता है या ऑरेंज पीपीटी आता है तो ये एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड को शो करेगा, और अगर येलो या ऑरेंज आता है तो गिवन बाय एलिफैटिक कार्बोनाइल कंपाउंड। मतलब येलो या ऑरेंज आता है तो ये एलिफैटिक एल्डिहाइड या कीटोन्स को ठीक है बताएगा, और अगर ये रेड प्रेसिपिटेट आता है तो एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड्स को बताएगा।
तो इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड में एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप है, मतलब कार्बोनिल ग्रुप है या नहीं है, इस रिएजेंट द्वारा आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ओके, फिर और आगे बढ़ते हैं। फिर है ये है अमाइंस की रिएक्शन किसके साथ, ठीक है, तो यहां तक हो गए, हम एक अमाइंस के साथ ले लें। देखो अमाइंस में भी NH2 ग्रुप होता है और इस तरह से H2O रिमूव हो जाएगा, तो ये जो बनता है कंपाउंड से बोलते हैं सिर्फ बेस, मतलब 1 डिग्री अमाइन और 2 डिग्री अमाइन अगर एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन करेंगे तो जो कंपाउंड बनता है सिर्फ बेस कहलाता है। सिर्फ बेस में इतना होना जरूरी है बच्चों, ऐसा समझ गए ना, कि जो सिर्फ बेस होंगे उनमें ये ग्रुप दिखाई देता है। तो अगर आप एल्डिहाइड में देखें तो यहां से CH NHC है ना, तो इस तरह से सिर्फ बेस आ जाएगा। इसी तरह से ये वाले एल्डिहाइड को ले लें, और क्योंकि ये जो एल्डिहाइड है, ठीक है, और यहां पर हमने सेकेंडरी अमाइन लिया है, ये देखो 1 डिग्री अमाइन था, सेकेंडरी अमाइन भी सिर्फ बेस बनाते हैं, लेकिन इसमें एल्डिहाइड या कीटोन का इनोल फॉर्म ही रिएक्शन कर पाता है, और इस तरह से ये भी एक क्या बन जाता है, सिर्फ बेस, क्योंकि CNR इसमें भी ग्रुप आ गया, तो सिर्फ बेस में ये ग्रुप होना जरूरी, CNC, जो मैंने आपको C यहां से आएगा, फिर N और ये हो गया C, मतलब इतना तो जरूरी है NC ग्रुप होना। ये तो यहां तक बात अच्छी तरह से समझ गए आप। तो ये है हमारे पास इसकी अमाइन से रिएक्शन। एक रिएक्शन और मिलती है बेकमैन रीअरेंजमेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो ऑक्सिजन बनते हैं ऊपर अभी आपने देखा है, तो ऑक्सिजन में ही एसिड की प्रेजेंस में रीअरेंजमेंट हो जाता है और इस तरह से एक अमाइड बन जाते हैं, एन एल्काइल अमाइड। ये क्या है, एन मिथाइल अमाइड। कैसे होता है रीअरेंजमेंट, कि ये जो ग्रुप है पूरा का पूरा है माइनस के फॉर्म में, यहां से उठ के यहां पहुंच जाता है, और ये पूरा ग्रुप यहां से उठ के और ऐसे पहुंच जाएगा, और इस तरह का एक इनोल जैसा इमिनोल बन गया, जो कि फिर से अरेंज होगा और इस तरह से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड एन मिथाइल अमाइड में चलेगा। मान लो ये CH3 ग्रुप है, तो ध्यान रखें कि जो OH के एंटी में होगा वही क्या होगा बच्चों, ये ट्रांस में, मतलब OH की ट्रांस पोजीशन में जो ग्रुप दिखेगा वही माइग्रेट होगा। तो इस तरह से यहां CH3 आ गया, अगर हम pH कर रहे हैं तो pH आ जाएगा। तो ये है बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो समझ गए ना, सिर्फ बेस कैसे पहचानना है, ये भी मैंने यहाँ पर और लिखा हुआ है, CNC इतना तो दिखना चाहिए, और C के बाद ही C आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें अमाइंस के साथ, ब्राडी रिएजेंट के साथ, बेकमैन रीअरेंजमेंट, तो ये थी संघनन अभिक्रियाएं। इन सारी अभिक्रियाओं में आपने देखा H2O का रिमूवल हुआ है, एडिशन और एलिमिनेशन दोनों एक साथ होते हैं। नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ठीक है। जो कार्बोनिल यौगिक है, कार्बोनिल यौगिकों का ऑक्सीकरण, ठीक है। कार्बोनिल यौगिकों का ऑक्सीकरण किस तरह से होता है, पहला है ऑक्सीडेशन बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजर। माइल्ड मतलब जो वीक टाइप के हैं, दुर्बल एक प्रकार के, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है ना ही बहुत वीक है, बीच वाले। तो इन ऑक्सीडाइजर से केवल एल्डिहाइड, हाइड्रोक्सी कीटोन्स, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो हेमी एसीटेल, और क्या, हेमी एसीटेल ऑक्सीकृत हो जाते हैं, मतलब कीटोन हेमी एसीटेल ऑक्सीकृत हो जाते हैं। सामान्य कीटोन ऑक्सीकृत नहीं होंगे, हाइड्रोक्सी कीटोन हो जाएगा, क्योंकि बेसिक मीडियम में हाइड्रोक्सी कीटोन में रीअरेंजमेंट होता है और कुछ समय के लिए वो एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। तो एल्डिहाइड ग्रुप होना जरूरी है। हेमी एसीटाइल जो होते हैं हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं बेसिक मीडियम में और एल्डिहाइड ग्रुप प्रोड्यूस कर देते हैं। इसमें क्या होगा, CH2 में एक ऑक्सीजन जुड़ेगा और इस तरह से ये बन जाएगा COOH, और अगर बेसिक मीडियम है तो फाइनली वहां पर कार्बोक्सिलेट ग्रुप ही प्रोड्यूस होगा। तो कार्बन संख्या नहीं बदलेगी। जैसे पहला है टॉलैन रिएजेंट से ऑक्सीकरण। टॉलैन रिएजेंट होता है Ag NH3 का होल ट्वाइस OH। एक्चुअली क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट को अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व करते हैं तो बनता है सिल्वर हाइड्रोक्साइड।
और ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व होके ये बना लेता है AgNH3 का होल ट्वाइस OH, और यहां निकल गया क्या बच्चों 2H2O। ये है टॉलन रिएजेंट। इसमें जो ऑक्सीडाइजर है, आपसे पूछा जाए कि इसमें ऑक्सीडाइजर कौन है, तो वो होता है बच्चों क्या Ag+ आयन। Ag+ आयन जो है वो एल्डिहाइड के CH ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देता है। मींस यहां से जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, समझ गए ना, उनमें से ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो यहां निकल गए, मतलब यहां से ये 2 सिल्वर प्लस आयन को ऑक्सीडाइज करेंगे, और यहां से जो H मिलेगा वो OH से मिलके क्या बना देगा H2। तो क्या बन जाएगा, देखो ये हो गया RCOO, ठीक है, और यहां पर पहले में इस तरह से जोड़ दिया है मैंने, यहां से OH आ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, और यहां से जो H निकला है, ठीक है, तो यहां से देखो आप, यहां से मैंने H निकाल दिया और यहां 2 OH है, देखो आप अच्छे से देखो कि यहां 2 से मल्टीप्लाई कर रखा, तो एक OH तो जुड़ गया C से, तो बन गया COOH। 2 सिल्वर निकल गए क्योंकि यहां से CH बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन Ag में जुड़ गए तो रिड्यूस हो गया। 2 अमोनिया और ये 2 है तो हो गए 4 अमोनिया निकल गए, एक H2। बाद में एक जो OH, इसमें से 2 में से एक तो बन गया H2, H+ और एक OH, और एक OH फिर इस तरह से कार्बोक्सिलेट आयन को न्यूट्रल कर देगा। तो इस तरह से यहां पर बन के तैयार हो जाता है क्या बच्चों, सिल्वर मिरर, सिल्वर दर्पण। बात समझ गए ना। तो टॉलियन रिएजेंट CH बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करके और COOH में चेंज कर देगा। यहां पर ऑक्सीडाइजर है Ag+ आयन, ओके। तो ये रिएक्शन सभी एल्डिहाइड्स में मिलती है, मतलब यहां पर एलिफैटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों, यह टेस्ट देखें मैं, यह टेस्ट मिलता है कि यहां पर मैंने मैकेनिज्म लिख दिया है, OH आया, अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, यहां से ये बना, ये बॉन्ड इधर आया तो H निकल के बाहर चला गया, और ये H फिर क्या करता है 2H+ से मिलके Ag और प्लस क्या बनाएगा H+, और जो बाद में OH से मिलके किस में चेंज हो जाएगा H2। इस तरह से हमें रिएक्शन दिखाई देती है। तो यहां तक बात क्लियर है। तो ये सभी एरोमेटिक हो या एलिफैटिक, सभी में ये टेस्ट आएगा। इसके अलावा हाइड्रोक्सी कीटोन्स में मिलेगा, हेमी एसिटैल में मिलेगा, इस तरह से। फिर आते हैं फैलिंग सॉल्यूशन। फैलिंग सॉल्यूशन ए, ये होता है कॉपर सल्फेट एक्वस, जो कि ब्लू कलर का होता है, यहाँ पर कलरलेस लिख रखा है, ये कैसा होता है ब्लू कलर का, ठीक है, नीला। और फैलिंग विलियन बी है रोसेल सॉल्ट और NaOH जो कलरलेस होता है, ठीक है। यहां पर अब आता है कि पूरी रिएक्शन में कॉपर 2+ आयन ही ऑक्सीडाइज करता है एल्डिहाइड को, लेकिन यहां पर रोसेल सॉल्ट का क्या वर्क है। तो ध्यान रखें कि अगर हमें यहां पर फैलिंग विलियन में बेसिक मीडियम रखना होता है NaOH का, तो अगर हम इसमें रोसेल सॉल्ट ना मिलाएं, डायरेक्ट NaOH मिला दें, तो कॉपर सल्फेट जो है कॉपर हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाएगा और उसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करते हैं, रोसेल सॉल्ट मिलाने से ये एक संकुल कारक होता है, अर्थात Cu2+ आयन के साथ संकुल बनाता है और Cu2+ को NaOH से अवक्षेपित होने से रोक देता है। मतलब इस तरह से कॉपर 2+ के साथ ये एक कॉम्प्लेक्स बना रहता है, कॉपर 2+ आयन मीडियम में बना रहता है बिना अवक्षेपित हुए, और इस तरह से तो इसका काम यही है, रोसेल सॉल्ट, पोटेशियम, सोडियम टार्टरेट, इसका काम यही है कॉपर 2+ आयन को स्टेबल बनाए रखना, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट की तरह वर्क करके। फिर रिएक्शन जब आगे स्टार्ट होती है तो बिल्कुल वही रिएक्शन है बच्चों, कॉपर 2+ आयन यहां आया, यहां से OH में से एक OH तो इसमें अटैक करेगा, एक H+ यहां से निकला, और यहां से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले ये वाले CH बॉन्ड के, वो कॉपर आयन को 2+ को 1+ में चेंज कर देंगे। तो पहले ये ब्लू था और अब क्या हो जाएगा रेड, क्यूप्रस आयन बन गया क्यूप्रिक से, और इस तरह से एक OH जुड़ गया तो ये बना कार्बोक्सिलिक एसिड, चूंकि बेसिक मीडियम है तो ये बन जाएगा RCOONA। समझ गए ना। तो इस तरह से ब्लू कलर रेड में चेंज हो जाए तो ये है फैलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन। तो फैलिंग सॉल्यूशन का क्या वर्क है, किसका क्या वर्क है, कॉपर सल्फेट की कॉपर का ऑक्सीडाइजिंग नेचर की तरह काम करना है, रोसेल सॉल्ट का काम होता है, ठीक है, कि Cu2+ को स्टेबल बनाए रखना।
इस तरह से। ये सभी एलिफैटिक एल्डिहाइड का ये टेस्ट देते हैं, किंतु एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देते हैं, क्योंकि CO2+ की ऑक्सीकरण क्षमता Ag+ आयन से कम होती है। ये ध्यान रखें कि ये केवल एलिफैटिक एल्डिहाइड में, हेमिएसिटैल में, हाइड्रोक्सी कीटोन में मिलेगी, लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड में ये रिएक्शन नहीं मिलती, क्योंकि कॉपर 2+ की ऑक्सीकारक क्षमता जो है वो Ag+ आयन से कम होती है। और आप इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से भी देख सकते हैं कि Ag+ आयन का 0.80 है, कॉपर का 0.34। हेमिएसिटैल भी टॉलेरेंस एजेंट फैलिंग टेस्ट देते हैं, क्योंकि क्षारीय माध्यम में हेमिएसिटैल एल्डिहाइड में बदल जाता है। क्षारीय माध्यम आते ही OH इस तरह से प्रोटॉन निकाल देगा, H2O, फिर ये इधर आएगा, OH निकल के बाहर हो जाएगा और ये बन जाएगा एल्डिहाइड समूह। हाइड्रोक्सी कीटोन भी ये टेस्ट देते हैं, क्योंकि क्षारीय माध्यम में कीटोन एल्डिहाइड में पुनर्विन्यासित हो जाता है। देखो ये है हाइड्रोक्सी कीटोन, OH का मीडियम आया तो यहां से ये निकल गया प्रोटॉन, इधर आया तो आयोनाइज्ड हो गया, और इस तरह से यहाँ पर एक H+ जुड़ा और जो है चला वयवता आएगी, तो इस तरह से चला वयवता में ये इधर जुड़ जाएगा और ये क्या कुछ समय के लिए CHO ग्रुप आ जाता है। इसी के कारण फ्रक्टोज कीटो शुगर होने के बाद भी टोलेन अभिकर्मक फैलिक सेलियम के साथ परीक्षण देता है। मतलब फ्रक्टोज में CO ग्रुप है कीटो, फिर भी वो इसको क्यों अपसेट कर देता है फैलिक सॉल्यूशन को, टोलेन अभिकर्मक को, क्योंकि वहां पर बेसिक मीडियम के कारण कीटोन कुछ समय के लिए ग्लूकोज या मैनोज में बदल जाता है, और यही रीजन है कि वहां पर ये टेस्ट देता है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में पूरी रिएक्शन फैलिंग सॉल्यूशन जैसी है, बस इसमें जो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है वो सोडियम सिट्रेट होता है। समझ गए ना? बाकी पूरा जो टेस्ट है, जो रिएक्शन है, बिल्कुल सेम फैलिंग सॉल्यूशन के जैसे होती है। एक बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन होता है, ये कीटोन्स में मिलता है और इसके लिए लिए जाते हैं जैसे H2SO5 या पर ऑक्सी कार्बोक्सी एसिड। तो ये जो ऑक्सीजन है इनका वो इधर एंटर होता है और एस्टर में बदल देता है। मिश्रित कीटोन में ऑक्सीजन बड़े अल्काइल ग्रुप की तरफ जो है एंटर होगा इस तरह से, ठीक है। और यहाँ CH3 या बेंजीन है तो यहाँ दोनों में एंटर हो सकता है, बेंजीन में रिंग के बीच में भी और एल्काइल में। लेकिन अगर दो एल्काइल ग्रुप है तो केवल बड़े एल्काइल की तरफ ही एंटर होगा। इंसर्शन रेट है सबसे पहले H में, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल ग्रुप। तो इस तरह से अगर हम ये कहें तो यहाँ देख रहे हैं हम 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप है, तो ये इस तरह से ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो आज हम यहीं तक लेंगे बच्चों, बाकी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर से ऑक्सीडेशन हम अगले टर्म में देखेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं।